तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ सोशल साइंस क्लास 10th का पेपर। ये पेपर दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यदि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो पार्ट 2 आपने देखा होगा, मैंने उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। और पार्ट 1 जो कि सब्जेक्टिव टाइप है, सभी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करता है, वो पार्ट रह गया था। वो पार्ट मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैं आपके साथ सभी सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगी, तो आप वो वीडियो भी जाकर देखना जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने डाला था, क्योंकि दोनों वीडियोस देखकर आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। जो पार्ट 2 था, जो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड थे। और बाकी जो रह गया सब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके 4 पोर्शन हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो हर पोर्शन में से यहाँ एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क्स का होगा और एक 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हर पोर्शन में से 10 मार्क्स का पेपर जो है वो आएगा सब्जेक्टिव टाइप। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप वो सेपरेट हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में देखिए जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सॉल्यूशन भी शो किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? मीन्स व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है, इससे रिलेटेड आपको आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो क्या बताना होगा कि ये 1707 में पास किया गया था एक्ट। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होगा। और इससे जो इंग्लैंड है वो व्यवहारिक तौर पर क्या हुआ कि स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुसत्व जो है वो जमा पाया, अधिकार उसने जमा लिया। और विकास के नाम पर जो स्कॉटलैंड है, उसकी जो भी विशेष संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। तो ये था एक्ट ऑफ यूनियन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर में। नेक्स्ट है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, मीन्स व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जब भी नाम आता है तो नेचुरली ये हम महात्मा गांधी जी की याद आती है। तो महात्मा गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर एक आंदोलन चलाया था, जो वहाँ पर ये कह सकते हैं रंग भेद की नीतियाँ थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ आंदोलन चलाया था। इसी को सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह मतलब सत्य जमा आग्रह। तो उनके अनुसार क्या था कि यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको उसका मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। जो सत्याग्रही है वो क्या है, अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। और जो यह अहिंसा का मार्ग है वही क्या करेगा, भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। तो ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, नेक्स्ट 3 मार्क्स का है। अब आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में सब्जेक्टिव टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यूरोप में वुड ब्लॉक वाली छपाई 1295 के बाद आई। तो इस बात की आप पुष्टि करें। तो इसकी पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, 3 जो रीजंस पूछे गए हैं वो रीजंस देंगे। तो देखिए ये तकनीक जो थी, टेक्निक 1295 के बाद यूरोप में आई थी। और कैसे आई कि ये तकनीक जो थी पहले चाइना के पास थी, और मार्को पोलो जो है वो चाइना से अपने साथ ये ज्ञान लेकर लौटा था। और फिर मार्को पोलो ने यूरोप में आकर ये जो वुड ब्लॉक टेक्निक थी यूरोप में सबको इससे अवगत कराया, जिससे ये जो टेक्निक थी वो पूरे यूरोप में फैल गई। तो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना, आपने एक्स्ट्रा राइटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मेंशन करना है। अब यहाँ 3 ही रीजंस पूछे थे तो हमने 3 यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए इसके अथवा में एक मतलब चॉइस दी गई है आपको, एक और क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि नेपोलियन की आचार संहिता पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन नेपोलियन कोड। तो ये जो 1804 में नागरिक संहिता बनाई गई थी उसी को नेपोलियन आचार संहिता का नाम दिया गया। तो इसके कुछ खास इफ़ेक्ट्स पड़े, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े, वो क्या थे
इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के सामने सभी को बराबर और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। डच का जो गणतंत्र था, रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया। किसानों को भी रिलैक्सेशंस मिली, उनको भू दासत्व से मुक्ति मिली, और साथ ही जो शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघ थे, ग्रुप्स बने हुए थे, उनको भी नियंत्रित कर दिया गया, मीन्स उन ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं नेपोलियन कोड या नेपोलियन की आचार संहिता। तो ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स एक एक क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है राजनीति विज्ञान। इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि पावर्स जो है वो सेंटर से लेकर बाकियों को दे दी जाए, बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं। तो देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं, तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। मीन्स शक्तियों को उच्च स्तर से निम्न स्तर में विभाजित कर देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोकतंत्र सबसे बेहतर बताए जाने के पीछे जो कारण है वो क्या है कि व्यक्ति की इसमें गरिमा बनी रहती है, उसको वोट का अधिकार मिलता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है, फैसलों में बेहतरी आती है, क्योंकि जो पब्लिक है अगर वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब भी वोटिंग होगी तो वो अपनी जो वोटिंग है उसको नहीं देगी जिस गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है, और इसमें गलतियों को सुधारने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो इस वजह से हम लोकतंत्र को, मीन्स डेमोक्रेसी को बेटर बताया जाता है, इस वजह से इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो इस फेडरल सिस्टम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हैं? तो सबसे पहली तो क्या है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन फॉर्म में है, लिखित संविधान है, और इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स कोई अकेला व्यक्ति इसको नहीं बदल सकता, उसके लिए प्रॉपर संसद में विचार विमर्श होगा। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर किया जाता है। साथ में भारत में दोहरी शासन व्यवस्था जो है उसकी स्थापना की गई है। केंद्रों में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्यसभा की स्थापना की गई है। साथ ही जो भारत के राज्यों के मध्य एवं केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो मैंने जो हाईलाइट की हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रख के आप अपना पूरा पॉइंट बना सकते हैं। अब इसमें चॉइस दी हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 मार्क्स का, दोनों में से एक आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो मीन्स मेन रोल्स जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो क्या हैं? सबसे पहला तो क्या है, यही दल जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और उसमें मतदाताओं के सामने उसके बारे में, नीतियों के बारे में रखा जाता है। और जो राजनीतिक दल हैं देश में कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये दल सरकार भी बनाते हैं, उसे चलाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो है विपक्ष के रूप में जो पार्टी हार जाते हैं, विपक्ष में खड़ी है, वो भी उनका जो राजनीतिक दल है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब इट कीप्स एन आई, ये जो विपक्षी दल होगा ये क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर नज़र रखता है कि वो कैसे काम कर रही है। तो ये आपका सिविक्स का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे हम नेक्स्ट ज्योग्राफी की तरफ। यहाँ भी वही होगा, 2, 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधनों के नाम लिखें। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टेल द नेम्स ऑफ 2 रिसोर्सेज। तो उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज हमको बोलते हैं जैव और अजैव। तो जैव मतलब जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, हमने उदाहरण दिए हैं। और अजैव क्या होगा, उससे ऑपोजिट हो जाएगा, जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं संसाधन, जैसे चट्टाने हैं, धातु है, तो ये सब क्या हैं, अजैव संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करती हैं। तो सबसे पहले तो क्या, उद्योगों से धुआं निकलता है जिससे वायु और जल दोनों प्रदूषित होते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है उद्योगों से। और उद्योग जो हैं बचा हुआ माल नदियों में फेंक देते हैं जिससे जल प्रदूषण भी होता है। जैसे चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग इसके उदाहरण हैं। और उद्योगों से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। और उद्योगों से उत्पन्न होने वाला जो शोर है उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। नॉइस पोल्यूशन के लिए भी इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो है 5 मार्क्स का। देखिए, पहले मैंने आपको कहा है टू द पॉइंट मेंशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, संसाधन क्या है, मीन्स व्हाट आर रिसोर्सेज। मृदा संसाधन की व्याख्या करें। डिस्क्राइब सॉइल रिसोर्स। तो प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को मनुष्य की आवश्यकताएं, जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम संसाधन कहते हैं। रिसोर्स का मतलब यही है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जैसे कि जल है, वन है, ये एग्जाम्पल है इसके। और दूसरा पार्ट पूछा गया कि मृदा संसाधन। तो मृदा क्या है, मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि कई तरह के प्राकृतिक कार्यक्रमों की भूमिका निभाती है। और जैसे कि तापमान, वायु, जल, ये जो हैं इत्यादि हैं इसके उदाहरण। और मृदा क्या, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों का भरण पोषण करने में सहायक है। और मृदा क्या है, नवीनीकरण संसाधन है, ये अपने आप बनती है प्राकृतिक तौर पर। तो मृदा क्या है, मीन्स मिट्टी जो होती है वो क्या है, पेड़ पौधों को फलने फूलने में बहुत सहायक है। वो फलते फूलते हैं तभी हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वुड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है, बहुत सारी ज़रूरतें हमारी मृदा संसाधन से अप्रत्यक्ष तौर पर भी प्रत्यक्ष तौर पर भी पूरी होती हैं। तो इसी में एक चॉइस में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो देखिए, मैप वर्क दिया हुआ है। तो मैप वर्क पे क्या क्या हमें शो करना है। एक तो हमें शो करना है सरदार सरोवर डैम, दूसरा इसमें है ताप्ती नदी, तीसरा है महानदी, चौथा हमें शो करना है विशाखापट्टनम सी पोर्ट, और लास्ट जो रहेगा वो है मुंबई एयरपोर्ट। देखिए, मैं आपको मैप दिखाती हूँ और उसको हाईलाइट करके दिखाऊंगी ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले सरदार सरोवर डैम है। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट यहाँ आपको दिख रहा है, ये सरदार सरोवर डैम है। मैंने हिंट्स लिख दिए हैं, आपको ध्यान रह जाएंगे। ये सरदार सरोवर डैम है। और ये जो सेकंड है ये ताप्ती रिवर है। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है ये है, ये मैंने हाईलाइट जो कर रखा है, ये है मुंबई एयरपोर्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इधर ये जो शो किया गया है ये है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। और ये जो है ये है महानदी, ये हमने महानदी शो की है। तो ये आपका है मैप वर्क। तो इस तरह से आपने ये मैप जो है पूरा शो करना है। फर्स्ट सरदार सरोवर डैम, उसके बाद सेकंड आ गई आपकी ताप्ती रिवर, थर्ड महानदी पूछी गई थी तो ये थर्ड है, और फोर्थ विशाखापट्टनम पोर्ट पूछा गया तो ये वो है, और फिफ्थ जहाँ मुंबई एयरपोर्ट था वो ये है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ भी वही पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्यमों का नाम बताइए। स्टेट एनी 2 नेम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें पहला तो आप दे दीजिए इंडियन रेलवे, और दूसरा है सेल मीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 ही नेम्स पूछे गए हैं तो हमने 2 मेंशन करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की व्याख्या करें। बार्टर सिस्टम पूछा गया हमसे। तो बहुत सिंपल है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु का ही जब हम आदान प्रदान करते हैं तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसको सी इकोनॉमी भी कहा जाता है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का
एक्सचेंज हो, और इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो मुद्रा प्रणाली है उससे पहले क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी, और इसमें दोहरे संयोग का पाया जाना अति आवश्यक था। मीन्स यदि कोई व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा वीट है और उसको क्या चाहिए, उसको कोई और चीज़ चाहिए, जैसे उसको शूज़ चाहिए, तो उसे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज़ एक्स्ट्रा हो, जो उसका वीट लेने के लिए रेडी हो, गेहूँ खरीदने के लिए रेडी हो। तो इसको हम दोहरा संयोग बोल देते हैं। अब आ जाएगा 5 मार्क्स का अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों तथा अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या करें। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑफ लोन हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया। तो देखिए, बैंक और जो सहकारी समितियाँ हैं ये ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, फॉर्मल सोर्सेज हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी फॉर्मल सोर्सेज हैं उन पर पूरी नज़र रखता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये जो भी स्रोत हैं ये कंपैरेटिवली कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, और ऋण लेने वालों को, क्योंकि प्रॉपर चैनल से उन्होंने ऋण लिया है, तो ऋण जाल में फंसने का उनका डर नहीं रहता। लेकिन जो अनौपचारिक स्रोत होंगे, मीन्स इनफॉर्मल सोर्सेज होंगे, वो इससे ऑपोजिट होंगे। कैसे? इसमें हम साहूकार, व्यापारी शामिल करते हैं, और इन पर निगरानी रख लेने के लिए कोई संस्था नहीं है। ये ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं, साथ ही क्योंकि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू ऋण नहीं देते हैं, तो इस वजह से इन सोर्सेज से जो ऋण लेते हैं वो ऋण जाल में फंसने के डर में भी हमेशा रहेंगे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर, जिसके ऑप्शन में है 5 मार्क्स का। ये लास्ट ही क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। तो व्हाट इज़ मनी, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। तो मुद्रा क्या है? मनी मीन्स जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीन्स विनिमय का माध्यम है, और मूल्य का मापक है। किसी भी वस्तु का मूल्य हम रुपीज़ में माप सकते हैं, तो इसलिए मुद्रा ये जो रोल है ये प्ले करती है। और इसके अलावा मुद्रा को बिना किसी संदेह के विभिन्न सौदों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मुद्रा पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल पूरा रहता है, क्योंकि इसे अधिकतर लिक्विड फॉर्म होती है। ये लिक्विड फॉर्म होने का मतलब क्या है, आपका पैसे देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इसी तरह मुद्रा ऋण देने का भी आधार है, मूल्य का संचयन भी करती है, और मुद्रा के आने से क्या है, वस्तु विनिमय की, जैसे अभी मैं दोहरे सहयोग की प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात कर रही थी, तो इस तरह की समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। तो ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने आपके साथ जो पार्ट 1 सब्जेक्टिव टाइप पेपर है पूरा डिस्कस कर दिया, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो भी आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, जिसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन पूरा उसमें मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चंस तो आएंगे सब्जेक्टिव टाइप, और बाकी 40 मार्क्स का पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप।